बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं इमरान नकवी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोट सुल्तान, आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीक़ों पर बात करेंगे। किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी की पैमाइश करने के लिए 3 बुनियादी तौर पर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक तरीका, जो पहला तरीका है, उसको हम कहते हैं पैदावार का मजमूआ। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। और दूसरा तरीका जिससे हम कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं वो है आमदनियों का मजमूआ, यानी आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के मजमूओं के लिहाज से कौमी आमदनी की पैमाइश करना। इसको हम इनकम मेथड भी कहते हैं। और तीसरा तरीका कौमी आमदनी की पैमाइश का है कुल खर्च का तरीका। तो आज हम पैदावार का मजमूआ यानी प्रोडक्ट मेथड से कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीक़ाकार पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ कौमी आमदनी के बारे में आप रिकॉल करें, जिस पे वो कहते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया व खिदमात का वो मजमूआ होता है जो किसी मुल्क के लोग अपने मौजूदा वसाइल को बरूए कार लाकर 1 साल के अरसे में पैदा करते हैं। तो अगर हम इस तारीफ़ को ही गौर से देखें तो हमें पैदावार के मजमूए के ज़रिए कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका समझ आ जाएगा। यानी कि अगर किसी मुल्क की साल भर की अशिया व खिदमात की मालियत को जमा कर लें तो हम उस मुल्क की कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं। अब साल भर की अशिया व खिदमात में हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी मईशत में एक ज़रई शोबा होता है जिससे हमें ज़रई अजनास हासिल होंगी, मसलन गंदम, चावल, दीगर सब्ज़ियाँ वगैरह। दूसरा हमारे पास सनती शोबा होगा। सनती शोबा से हमें मसनूआत हासिल होंगी जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेंट, ये अशिया सारफीन है। इसी तरह अशिया सरमाया भी हमें सनती शोबा से हासिल होंगी। और तीसरा शोबा जो है वो होता है खिदमात का। और ख़िदमात में हमारे पास इनफरादी ख़िदमात भी होती हैं और इज्तमाही ख़िदमात भी होती हैं। इज्तमाही ख़िदमात में ख़िदमात सरंजाम देने वाले इदारे मसलन बैंक्स, बीमा कंपनीज़, जहाज़रान कंपनीज़ वग़ैरह के मुनाफ़ाजात शामिल किए जाते हैं। और इसी तरह इनफरादी ख़िदमात में ख़िदमात सरंजाम देने वाले अफराद मसलन असातिज़ा, वकला, डॉक्टर्स और दीगर अफराद जो अपनी पैदावारी सलाहियतें मुआवज़ों के एवज़ फ़राहम करते हैं तो उनके मुआवज़ों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी मुल्क की तमाम ज़रई शोबा की पैदावार, तमाम सनती शोबा की पैदावार और तमाम खिदमात सरंजाम देने वाले अफराद और इदारों के मुनाफ़ाजात और मुआवज़ों को हम जमा कर लें तो हमारे पास उस मुल्क की मजमूई पैदावार हासिल हो जाएगी। और इस मजमूई पैदावार की बाज़ारी कीमत से हमें इस मुल्क की कौमी आमदनी मालूम हो जाएगी। और इसीलिए इस तरीके से हासिल होने वाली आमदनी को हम कौमी आमदनी बलिहाज़े बाज़ारी कीमत भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मज़ीद वजाहत के लिए आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले गोशवारे को ज़रा गौर से देखें। ये मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पर एक मईशत की तमाम पैदावार की मजमूई मिक़दारें ली हैं। तो इसमें जो पहला कॉलम है उसमें अशिया व खिदमात को मैंने लिया है, जिसमें ज़रई पैदावार भी है, सनती पैदावार भी है और ख़िदमात भी हैं। जबकि दूसरे कॉलम में मैंने कुल पैदावार ली है। तीसरा कॉलम इस पैदावार की बाज़ारी कीमत को ज़ाहिर करता है और चौथे कॉलम में कुल मालियत ली गई है। मैंने मिसाल को सादा रखने के लिए मिक़दार भी थोड़ी ली है और उसकी कीमत भी थोड़ी ली है, वरना कौमी आमदनी जो है वो करोड़ों में और अरबों में होती है, जबकि मैंने उसको सिर्फ़ हज़ार में और थोड़ी मिक़दार ली है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। हम गोशवारे को ज़रा गौर से देखें कि फ़र्ज़ करें कि इस मुल्क में कुल जो गंदम की पैदावार है वो 10 मन है और 1 मन की कीमत 100 रुपये है। तो इसका मतलब है कि गंदम की मजमूई पैदावार 10 मन और उसकी कुल मालियत 1000 रुपये है। दूसरी ज़रई पैदावार चावल है जो कि 5 मन है और फ़ी मन चावल की कीमत 200 रुपये है। लिहाजा चावल की मजमूई पैदावार की कुल मालियत भी 1000 रुपये बनी। अब मसनूआत में इस मुल्क में 5 कंप्यूटर्स तैयार हुए
اور ایک کمپیوٹر کی قیمت 1000 روپے ہے، جس کی وجہ سے 5 کمپیوٹرز کی قیمت 5000 روپے، کل مالیت 5000 بنی۔ اسی طرح اس ملک میں 10 عدد ٹی وی تیار ہوئے اور ایک ٹی وی کی قیمت 500 روپے ہے، تو 10 عدد ٹی وی کی کل مالیت 5000 روپے بنی۔ اسی طرح خدمات کے شعبے میں ہمارے پاس اس ملک میں فرض کیا کہ 10 ڈاکٹرز ہیں اور ایک ڈاکٹر 2000 روپے کماتا ہے، تو ڈاکٹرز کی مجموعی کمائی جو ہے، مجموعی آمدنی 20000 روپے بنی۔ اسی طرح 15 اساتذہ ہیں اور فی استاد 1000 روپے آمدنی ہے، تو لہٰذا 15000 روپے اساتذہ کی آمدنی بنی۔ اور اس معیشت میں 5 افراد وکیل ہیں اور فی وکیل 1500 روپے ان کی آمدنی ہے، تو 7500 روپے وکلاء کی خدمات کا معاوضہ بنا۔ تو اب ہم اس معیشت کی تمام اشیاء یعنی گندم کی کل پیداوار، چاول کی کل پیداوار، کمپیوٹرز کی کل پیداوار اور ٹی وی کی کل پیداوار، ان کو ہم جمع کر لیں اور ان کی کل مالیت نکال لیں۔ اسی طرح خدمات کے شعبے میں ڈاکٹرز، اساتذہ اور وکیل، ان تینوں شعبوں کی خدمات کا معاوضہ جمع کر لیں اور اشیاء کی مالیت کو جمع کر لیں، تو ہمارے پاس 54500 روپے اس ملک کی، اس معیشت کی قومی آمدنی بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے ہم اس ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کا مجموعہ لیں اور اس مجموعے کی بازاری قیمت کے لحاظ سے کل مالیت نکال لیں، تو ہمارے پاس اس ملک کی کل قومی آمدنی آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم پیداوار کے مجموعے کے لحاظ سے کسی بھی معیشت کی کل قومی آمدنی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس، یہ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کچھ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ صحیح اعداد و شمار کے ساتھ قومی آمدنی کا تخمینہ بھی بالکل ٹھیک لگایا جائے، کیونکہ قومی آمدنی کا صحیح تخمینہ بہت ضروری ہے۔ ملک کے معاشی ترقی کے منصوبہ جات کا انحصار بہت حد تک قومی آمدنی کے درست تخمینوں پر ہوتا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر پر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیکچر کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔